अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिव्यू में खुशामदीद। मैं हूं शहबाज राना और मेरे साथ हैं कामरान यूसुफ। नाज़रीन, सबसे पहले नज़र डालेंगे हम आज के मौज़ूआत के ऊपर। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की जो मुस्तकिल उसकी एक बॉडी है UNSC, उसका गैर मुस्तकिल मेंबर 2 साल के लिए मुंतखब हो गया। ये एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक चैलेंज था या ये पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला है वो भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी है। लद्दाख सेक्टर के ऊपर पहली दफ़ा 45 साल के अंदर दोनों इतराफ से अफवाज की जो है हलाकतें हुई हैं और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है भारत का हुआ है। इसका पाकिस्तान और जो भारत के ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है उसके ऊपर क्या असरात आएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और थोड़ा सा आज हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो आलमी मालियाती इदारे काम कर रहे हैं उनकी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर तक रसाई और उनकी पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश, ये आखिर मामला कैसे चल रहे हैं, क्या पाकिस्तान कभी एक इकनॉमिक सॉवरेन कंट्री बन सकेगा या नहीं। कामरान साहब, हम सबसे पहले बात करते हैं आज का जो हमारा की मौजू है वो है जो एक भारत की जो सिलेक्शन हुई है 2 साल के लिए, रादर इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे भारत को 193 में से 184 गालबन वोट मिले हैं और भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए मेंबर बन गया। पहले तो ये बताइए कि ये जो बॉडी है इसकी अहमियत क्या है, ये पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस हद तक भारत का वहाँ पर बैठ कर उसको कोई इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, या एक भारत का वहाँ पर आना 15 में से एक मुल्क है भारत, उसका वहाँ पे बैठने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखें, इसका जो ऑनेस्ट आंसर है ना, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा को देखें और सलामती काउंसिल देखें, जो एक तो ऑन पेपर चीज देखते हैं हम कि है तो अक़वाम मुत्तहिदा, लेकिन जो 5 उसके मुस्तकिल मेंबर हैं जो वो चीज चाहते हैं उसके मुताबिक वो चलती है। लेकिन अगेन क्योंकि पाकिस्तान कोई उस तरह का परमानेंट मेंबर तो है नहीं, ना ताकतवर ममालिक है, तो जाहिर है कि ये बहुत से ऐसे मामलात जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जाते हैं उसका पाकिस्तान को नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी पहुंच सकता है। तो जाहिर है कि ये 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट हैं, वीटो पावर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। और हर साल जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन होता है, जनरल असेंबली इलेक्शन करती है और रीजन वाइज ये डिवाइड होती हैं। पाकिस्तान और भारत एशिया पैसिफिक रीजन से हैं और ये एशिया पैसिफिक रीजन से अब भारत का इंतखाब हुआ है और अगले साल वो ये जो नॉन परमानेंट उनकी मेंबरशिप है उसका आगाज करेंगे वो 2 साल के लिए। ये तो बात हो गई। अब इस इशू को हमने इसलिए भी उठाया क्योंकि आपको पता है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो हमारे यहाँ हम थोड़े जज्बाती भी हैं और बाज़ दफ़ा एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या अवेयरनेस नहीं होती, तो ना सिर्फ आम लोगों को तो छोड़ दें बल्कि खुद जो हुकूमत की अपनी वज़ीरें शीरी मज़ारी, जब उनका इलेक्शन हुआ तो वो अपनी हुकूमत पे और ख़ास करके दफ्तर खारजा पर उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, उन पर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि कैसे भारत जो है सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया और पाकिस्तान ने ना उसकी मुखालफत की ना उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। लेकिन बाद में किसी ने उनको बताया कि ये इस तरह से नहीं होता, फिर उन्होंने एक वजाती ट्वीट दोबारा से जारी की कि उन्हें पता चला है कि ये तो 2013 में काम हो गया था, उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी तो हमारी मजबूरी थी। हालांकि वो ये भी गलत कह रही हैं, 2013 में भारत ने अपना कैंडिडेचर लॉन्च किया था। ये बड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये ऐसा नहीं है जिस तरह पाकिस्तान ने 2014 में अपना लॉन्च किया कैंडिडेचर। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं 2025-26 की सीट के लिए। एक तो ये बात होगी। फिर हमने देखा कि हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तनकीद की, एक ट्वीट किया और बल्कि उन्होंने जो उनका टिपिकल स्टाइल है कि न्याजी हुकूमत ने जो भारत को गैर मुस्तकिल जो सलामती काउंसिल का रुकन मुंतखब होने दिया है, ये कश्मीर के साथ सौदेबाजी की है, हमने मुखालिफ क्यों नहीं की उसकी। हालांकि उनको ये पता होना चाहिए कि 2013 में जब उन्होंने कैंडिडेचर लॉन्च की थी उसके कुछ अरसे बाद PMLN की हुकूमत आ गई, 5 साल वो रहे, उनके पास मौका था पाकिस्तान को उनके मुकाबले में ले आते या फिर किसी और रीजन से किसी मुल्क को कहते कि उनको खड़ा कर लेते, तो ये उनका बयान बिल्कुल समझ से बालातर है। तो इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में जज्बात से हट के देखने की ज़रूरत है। इसको फ़ायदा नुकसान क्या होगा या पाकिस्तान क्या कर सकता था क्या नहीं कर सकता था। मेन जो इसके अंदर जो कैच है वो ये है कि 184 जो वोट मिले हैं भारत को, ये थोड़ा सा तशवीशनाक पहलू है। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, सो कॉल्ड दोस्त ममालिक आप कह लें, खास करके जो मुस्लिम उम्मा हम जिन्हें कहते हैं OIC, 57 ममालिक हैं। इसका मतलब है कि तमाम लोगों ने
भारत के हक में वोट दिया। ये थोड़ी सी तशवीशनाक पहलू है, कंसिडरिंग द फैक्ट भारत इस वक्त जो कश्मीर में कर रहा है, भारत जो मुसलमानों के साथ कर रहा है, उसके बावजूद भारत को इतना ज्यादा वोट मिलना, इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। कामरान, आपने तो फॉरेन पॉलिसी को आप कवर करते हैं और हमने इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ा एज अ पार्ट ऑफ आवर मेजर। हमें जो चीज़ पढ़ाई जाती थी वो ये थी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उसमें ना आपके परमानेंट दोस्त होते हैं और ना आपके दुश्मन होते हैं। भारत और पाकिस्तान का जो केस है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट है, हमारी इतनी जंगें हो चुकी हैं दोनों तरफ से, हमारा अभी भी मामला हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदगी का शिकार हैं। तो एक जो प्योर आपका एक फॉरेन पॉलिसी का जो मसला होता है, जिसमें एक आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई टेसिट अंडरस्टैंडिंग थी। एक तरफ तो हमने एक कैंपेन लॉन्च की हुई थी जिसका अमलन तो मुझे कोई मुजाहिरा नजर नहीं आया, एटलीस्ट अखबारों के बयान तक और टीवी के बयान तक तो यह है कि हमने भारत को दुनिया में आइसोलेट कर दिया। 193 मेंबर्स में से 184 जो है वो भारत के लिए वोट कास्ट करते हैं। तो क्या ये हमारी खारजा पॉलिसी की फेलियर है या हमारा ये एक डेलिबरेट एक स्टेप था कि हम चाहते हैं कि भारत अभी ये इस प्रोसेस से गुजर जाए और उसके बाद जब पाकिस्तान की अगले साल बारी आएगी, जब पाकिस्तान उसका वो इलेक्शन लड़ेगा तो हमें भी इसी तरह की टेसिट जो सपोर्ट है भारत से वो हमें मिल जाएगी। अच्छा, इसके अंदर देखें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ये बड़ा समझने वाली बात है। अगर आप देखें तो इससे पहले, अब ये 8वीं दफा भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर मुंतखब हुआ है। इससे पहले दोनों मरतबा दोनों पाकिस्तान और भारत 7-7 दफा मेंबर रह चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारा स्कोर बराबर है। ऐसा नहीं है कि भारत ज्यादा बार मुंतखब हुआ और कम बार मुंतखब हुए हैं। और सिवाय एक दफा 1970s की बात है कि जब भारत और पाकिस्तान ने बराह रास्त इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ा और वो भी कोई 8 राउंड हुए थे, क्योंकि आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है जनरल असेंबली में, 128 वोट बनते हैं। अगर आपको ना मिले तो बार बार आपके राउंड्स होते रहते हैं। तो 8 राउंड्स के बाद पाकिस्तान में उसको कामयाबी हासिल हुई। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कभी भी ना भारत में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ा। और शायद उसकी वजह यह है कि दफ्तर खारजा मानता नहीं है कि एक टेसिट जिसको अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं कि चलें इस लेवल पे हम इस तरह की डिप्लोमेटिक वॉर नहीं लड़ते। और शायद इसी वजह से, अगर आपको याद हो, जो प्रोसेस होता है कि एशिया पैसिफिक रीजन से लड़ें, क्योंकि भारत इकलौता कैंडिडेट था, तो इलेक्शन से 1 साल पहले एक फॉर्मेलिटी होती है कि रीजन के लोग उस कैंडिडेचर को इंडोर्स करते हैं। और लास्ट ईयर जून में बल्कि कंट्रोवर्सी भी बनी जब भारत के मुस्तकिल मंदूब हैं सैयद अकबरुद्दीन न्यूयॉर्क में, उन्होंने जब एक ट्वीट शेयर की जिसमें उन्होंने तमाम जो रुकन ममालिक हैं एशिया पैसिफिक ग्रुप के, उनका शुक्रिया अदा किया। इसलिए शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इंडिया के कैंडिडेचर को सपोर्ट किया और उस जो कैंडिडेचर को सपोर्ट करने वाले थे जो उन्होंने एक वीडियो की शक्ल में शेयर किया, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो इधर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि कुछ माह पहले ही बालाकोट हुआ, पुलवामा वाला वाकया हुआ और हम उनको इंडोर्स कर रहे हैं। जो फॉरेन ऑफिस का उसके ऊपर बयान है वो कहते हैं कि इसकी कोई बेयरिंग नहीं होती है इलेक्शंस के ऊपर। खुद जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि एक्चुअली जो इलेक्शंस हुए जनरल असेंबली में, दो कि सीक्रेट बैलेट होता है, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ वोट दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि हम मुखालफत कर सकते थे। लेकिन कामरान, इसमें बात यह है, तो वो जो एक नारा था ना, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक इमेच्योर पॉलिटिक्स है जिसका फिर शिकार वो खुद भी आके होते हैं, जैसे कि अभी इमरान खान की हुकूमत हुई है। ये क्या जो इलेक्शन लड़ने में आसान होता है, इसका कोई खर्चा होता है या बस ठीक है आप खड़े होते हैं और आपको देखें जिस तरह बाकी जिस तरह हमारे सेनेट के इलेक्शंस होते हैं या दूसरे इलेक्शंस होते हैं, ये इलेक्शन लड़ना भी कोई इतना आसान काम नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको एक तो डिप्लोमेसी इन्वॉल्व होती है, जो आपके दोस्त ममालिक हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे देखें ना, 2013 में भारत ने अपना कैंडिडेचर लॉन्च किया, तो तब जाके 2021-22 में उनकी बारी आई, बल्कि ये बारी उनकी ना आती क्योंकि अफगानिस्तान इससे पहले इलेक्शन लड़ रहा था। लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान से दरख्वास्त की, या आपको पता है कि उनका बहुत ज़्यादा उनके असर रसूख भी है, उनको किसी तरीके से मजबूर किया कि आप बैठ जाएं, हमें अनकंटेस्टेड इलेक्शन लड़ने दें। अब पाकिस्तान 2025-26 के लिए लड़ रहा है। एक आप डिप्लोमेसी करते हैं, एक जो छोटे ममालिक होते हैं उनको बाज़ दफ़ा रिश्वत भी देना पड़ती है। बल्कि एक मैं इंटरेस्टिंग वाक़या भी सुनाता हूं कि 2011 में जब पाकिस्तान लास्ट टाइम मुंतखब हुआ इसका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, तो पाकिस्तान के मुकाबले में किर्गिस्तान भी था। पाकिस्तान ने लाख कोशिश की कि किर्गिस्तान को बिठा दे, लेकिन किर्गिस्तान नहीं माना। तो बिलाखिर सुना है कि एक मौके पर 2-3 रोज पहले उस वक्त के जो मुस्तकिल मंदूब थे उन्होंने ये कहा कि शायद हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे तो हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने परसिस्ट किया, लेकिन साथ खबर ये थी कि कुछ चंद जो छोटे ममालिक थे उनको हमने कोई डॉलर्स पैसे दिए कि खुदारा हमारे हक में वोट दें। और भारत में भी दो के अनकंटेस्टेड इलेक्शन लड़ रहा था। मेरी ये इत्तला है कि कम से कम $500 मिलियन उन्होंने जो कैरेबियन स्टेट्स हैं और जो छोटी रियासतें हैं उनको उन्होंने पैसे दिए ये इलेक्शन लड़ने के लिए कि उनके हक में वोट दें। ये बनते हैं $500 मिलियन।
तो इसलिए ये जो डिप्लोमेसी है ना, ये वो कहते हैं ना कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। जो आपको सपोर्ट करेगा या तो रेसिप्रोकल आपकी मदद मांगेगा, कोई ट्रेड या डील फिर होगी, आप कुछ उसको और होगा, आपको पैसे देना पड़ेगा। जो एक नुकता जो जरूरी है ना यहाँ पर कहना कि अब पाकिस्तान क्यों कंटेस्ट नहीं करता जज्बातियत से हटके, वो इसलिए कि पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर हम कंटेस्ट कर सकते भी हैं, हम मुखालफत कर भी सकते थे, लेकिन फिर जो पाकिस्तान के कैंडिडेट्स हैं 2025-26 में हमने जो इलेक्शन लड़ना है, फिर यूएन के और बहुत से फोरम है जहां पर हम मेंबर बनते हैं, तो फिर भारत भी हमारे रास्ते में रुकावट बनता। तो हमने अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना है, जज्बाती होकर नहीं देखना कि अगर हम वाह हो जाती कि हम भारत की मुखालफत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हार जाते तो ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती। तो फॉरेन ऑफिस के लोग जो हैं वो उसको जरा दूसरे एंगल से देख रहे हैं, हमारे सियासतदान जरा थोड़े जज्बाती हैं, उनका नुक्ता नजर कुछ और। नाज़रीन, जो अभी कामरान बात कर रहे थे इकोनॉमिक, इसकी कॉस्ट होती है हर चीज़ के ऊपर। हमारा जैसा मुल्क अगर कभी पाकिस्तान और इंडिया का जब मसला बनता है तो हम थोड़ा सा बच बचा के चलते हैं क्योंकि हमारे इकोनॉमिक मसल्स नहीं है। प्रोग्राम में आगे जाके हमने अभी आपसे बात करेंगे चीन और भारत का जो मसला है, उसमें भारत जरा थोड़ा सा बच बचा के पीछे हट रहा है कि भारत के इकोनॉमिक और जो उसका डिफेंस के मसल्स है वो इतने स्ट्रांग नहीं है जितने चाइना के। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, उसमें ये सारी कोशिश करेंगे आपको ये सारी बात आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकें। एक तस्वीर जो पहले आप स्क्रीन अपने के ऊपर देख रहे हैं, ये सितंबर 2014 की है। वज़ीर आज़म थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब, और पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक जो है वो कर्जे की साइनिंग सेरेमनी हो रही है और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पीछे खड़े हुए हैं। अब आप देखते हैं दूसरी तस्वीर, और जो शख्स आपको पीछे नजर आ रहे हैं 2 खड़े, एक है मखदूम खुसरो बख्तियार साहब इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर, और दूसरे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। जी हाँ, बिल्कुल वो इमरान खान साहब जो कर्जा लेने के बहुत मुखालिफ थे। कल उन्होंने $1.5 अरब की साइनिंग सेरेमनी को विटनेस किया है। ये इस चीज़ की इक्कासी करता है कि हम इकोनॉमिकली कितने वीक मुल्क हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट था कि वो कर्जों के बहुत मुखालिफ थे। 2 साल में 11,000 अरब रुपए का कर्जा ऐड कर चुके हैं और ये कर्जा बढ़ेगा। इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, बिलावल भुट्टो हों, कोई भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, आपके ये कर्जे बढ़ेंगे। ये इसके अंदर एक और भी इस तस्वीर के अंदर मैसेज है कि जो कंट्री डायरेक्टर्स हैं वर्ल्ड बैंक के और एडीबी के वो कर्जा साइन कर रहे हैं। तो क्या ये इतना अहम मौका है? क्या ये एक सेलिब्रेशन है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इस तस्वीर के पीछे उनको खड़ा होना जरूरी था? हम क्या मैसेज दुनिया को हम क्या देना चाह रहे हैं कि हम इतने गरीब मुल्क हैं कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो कर्जा मिलने की वो खुशी मनाता है? इस तस्वीर के अंदर एक ऐसे शख्स भी बैठे हुए आपको नजर आएंगे जिन्होंने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। आलमी बैंक ने एक कर्जा मंजूर किया था पाकिस्तान का पिछले महीने में और उसकी साइनिंग सेरेमनी नहीं हो रही थी। उसके ऊपर एक कंडीशन लगाई गई कि ये कर्जा हम तब साइन करेंगे जब एक और कर्जा आप हमसे लेंगे। तो आज हमारी हालत ये हो गई है। इससे बचने का एक ही तरीका है, ठीक है हमारी मजबूरी है, हमें कर्जे लेने हैं। ये जो गैर मुल्की इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको इनके लेवल पर रखने की जरूरत है जिस तरह भारत ने रखा हुआ है। भारत के अंदर जो कंट्री डायरेक्टर होता है एशियाई तरक्याती बैंक का, उसको एक ज्वाइंट सेक्रेटरी डील करता है। तो हमें भी शायद यहाँ पे अपने घर को इन हाउस जो है हमारी कुछ हमें करेक्शन करनी है। तो इसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे। अभी जो हमारी डिस्कशन होगी भारत के को जो उसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो उसकी सिलेक्शन हुई है वहाँ पे क्या ये इतना ही सादा प्रोसेस था जितना कामरान बता रहे हैं? क्या ये हमारा अच्छा फैसला था? हम अभी ब्रेक पे जाएंगे, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पे फर्दर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिक्र हम कर रहे हैं कि भारत का जो इंतखाब हुआ है 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के लिए, उसका पाकिस्तान पर क्या मुमकिना असरात हो सकते हैं। पाकिस्तान का जो अभी तक का रद्द अमल है, पाकिस्तान ने कम से कम इनकार किया है कि वो भारत जैसे मुल्क को जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से, अपनी अकलीतों के हवाले से, वो कम से कम मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं है। जो दफ्तर खारजा की तरफ से बयान सामने आया कि सलामती काउंसिल के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान जरूर तावन करेगा, लेकिन भारत जैसे मुल्क के साथ पाकिस्तान तावन नहीं करेगा। इसकी जो पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है, किस तरीके से हम काउंटर करेंगे? हमारे साथ इस वक्त न्यूयॉर्क से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। तो मुनीर अकरम साहब, सबसे पहले जो पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भारत को जो वोट मिले हैं 193 में से 184 जो अरकान हैं उन्होंने भारत के हक में वोट दिया। क्या ये आपके लिए भी सरप्राइजिंग था? क्योंकि भारत तो इसको इस्तेमाल करेगा कि उनकी कितनी लेजिटिमेसी है, डिस्पाइट द फैक्ट हम ये कहते हैं कि भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, भारत का रवैया अपनी अकलीतों के साथ ठीक नहीं है। जी देखिए, भारत हिंदुस्तान अनअपोज था एशिया से, कोई और कैंडिडेट नहीं था।
अगर आप देखें मेक्सिको भी अनअपोज था, उसको 187 मिले हैं, भारत से ज्यादा मिले हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली है उसको 178 वोट पड़े हैं, उसको फुल 100% 178 मिले हैं। तो ये ताजुब की बात नहीं होती है जब अनअपोज होता है, तो कोई जिसको अगर कुछ मुश्किल है तो वो वोट नहीं करता है। तो सीक्रेट बैलेट में कोई नेगेटिव वोट नहीं होता है, तो इसलिए स्कोर ज्यादा होता है। अच्छा एम्बेसडर साहब, सवाल मैंने इसलिए किया कि क्या हमने जाहिर है कि हमारे माशाल्लाह इसमें इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं, क्या हमने कोशिश भी की है, क्योंकि आपने कहा कि सीक्रेट बैलेट होता है, कि हम उनको रीच आउट करें कि कम से कम आप भारत को वोट ना दें, क्योंकि अगर ओवरवेलमिंग सपोर्ट उसे मिलेगी तो भारत उसको अपने लिए इस्तेमाल करेगा। क्या हमारी ये कैंपेन थी या हम इसके लिए तैयार थे कि ये इनेविटेबल है, भारत ने तो मुंतखब होना है, इसलिए ये कोशिश करने का फायदा नहीं है? नहीं, देखें, हमने जो भारत के ऊपर जो कहने की बात है वो तो हम कह रहे हैं। कश्मीर के ऊपर हम सिक्योरिटी काउंसिल में गए हैं, OIC में बात की है, हर जगह बात की। जो हमने हमारी जो पोजीशंस हैं वो अपनी जगह पर हम प्रोजेक्ट करते हैं। भारत का जो इमेज है उसके ऊपर धब्बा लगा है जो नेशनल कम्युनिटी में ऑब्वियसली। पर ये वोट से, ये जब वोट होता है कि अनअपोज आता है कोई, तो उसमें लोगों को लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ये होती है, वो वहाँ वोट लगा लेते हैं, क्योंकि और कोई कैंडिडेट नहीं है, एशिया पैसिफिक ग्रुप ने एंडोर्स किया हुआ है। लेकिन एम्बेसडर साहब, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का जो ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है, और अगर दुनिया के ममालिक के अंदर वो तनहा हो रहा था, तो अब इतनी भारी एक्सेस से उसका कामयाब हो जाना, क्या ये भारत का लिए आर्गुमेंट एक ले सकता है कि हमारी ये एक अखलाकी विक्ट्री है, हमारे खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा वो कामयाब नहीं हो रहा और हम भारी एक्सेस से कामयाब हो रहे हैं, और पाकिस्तान की अखलाकी शिकस्त है ये? देखिए वो मेरे भाई, वो प्रोपेगेंडा तो वो करेंगे, पर जो हकीकत है कि यूनाइटेड नेशन में इस तरह का जो वोट होता है वो कोई रेफरेंडम नहीं होता है, वो वोट होता है अनअपोज। जो बंदा है उस कोई और कैंडिडेट नहीं है, अगर आपने उस पर नाम नहीं लगाया तो वहाँ लाइन ऑफ रेजिस्टेंस यही होती है कि वो उसको टिक मार्क कर देते हैं। अच्छा एम्बेसडर साहब, एक तो कोशिश करें कि आप जरा फोन के थोड़ा करीब रहें, क्योंकि जरा क्लियर आवाज एक तो नहीं आ रही है आपकी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक तो वो अनअपोज, मेरी आवाज ये गूंज रही है। जी, मैं ये कह रहा था कि एक जो मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था कि ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो एशिया पैसिफिक रीजन से ये वो सोल कैंडिडेट थे। अब पाकिस्तान के अंदर ये भी डिबेट हुई, खुद शीरी मजारी ये कहने लगी कि हमने भारत के खिलाफ कंटेस्ट क्यों नहीं किया, या हमने किसी और मुल्क को क्यों नहीं कहा। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तान को कंटेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि माजी में शायद सिर्फ एक ही दफा दोनों ममालिक ने बराह रास्त एक दूसरे के खिलाफ कंटेस्ट किया है? जी जरूर। देखें 1976 में जब इन्होंने अपने कैंडिडेट पेश किया था और अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के बाद, सिक्किम को लेने के बाद, तो हमने फैसला किया था कि इसकी मुखालफत करें, और पाकिस्तान ने अपनी कैंडिडेचर डाला था और हमने इनको हराया था। तो क्या सर अभी हम ऐसा कर सकते थे? क्या हम अभी ऐसा कर सकते थे, आप जो कह रहे हैं? मेरी बात जरा सुन लें। जी। ये 213 में इन्होंने कैंडिडेचर डाला है, 6 साल से ये कैंडिडेचर मौजूद था। पिछली हुकूमत ने इनकी नहीं किया, तो 6 साल से अब ये क्यों नहीं मुखालफत की इनकी? सर ये तो ये इसमें तो फॉरेन पॉलिसी का ये मसला है ना, ये तो फॉरेन ऑफिस इरिस्पेक्टिव के कौन सी जो जमात है वो इक्तिदार में है, ये तो पाकिस्तान के मफाद का मसला, और पाकिस्तान के मफाद का जो प्रोटेक्ट करना है। मेरे भाई, ये फॉरेन ऑफिस का नहीं मसला है, ये पॉलिटिकल मसला है। ये फैसला होता है 1976 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने फैसला किया था कि हम मुखालफत करेंगे।
बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि 15 ममालिक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 मुस्तकिल उसमें मेंबरान है, चीन उसमें शामिल है मुस्तकिल मेंबरान में। पाकिस्तान और चीन का एक बहुत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और जहां भी जरूरत पड़ती है चीन हमारे मफादात का हमारे साथ मिलकर हम उसका वो तहफ़्फ़ुज़ भी करता है यूएनसी में। तो जब भारत आ जाएगा एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, तो हम पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो किस हद तक उससे मुतासिर हो सकते हैं, या हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये देखें, वो जो मुश्किलात वो करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं इस वक्त भी वो कुछ दूसरे ममालिक जो हैं उनके साथ मिलके हमारी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो वो तो करते रहेंगे और उसमें इजाफा होगा। पर चीन जब तक हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ वो फैसला उनको करवाना बड़ा मुश्किल है। चलिए एम्बेसडर साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपका। हम मजीद चाह रहे थे आपसे डिस्कशन हो, शायद जो वॉइस या ऑडियो क्वालिटी है वो इतनी बेहतर, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने अपना इनपुट दिया। ब्रेक पे जाने से पहले, इससे पहले कि हम दूसरे मौजू पर बढ़े, जाहिर है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर भी काफी ज्यादा डिबेट हुई, और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने क्या, जब उनसे यह सवाल हुआ, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था कि अक़वाम मुत्तहिदा का अगर सलामती काउंसिल का भारत मेंबर बन गया है तो क्या इससे क़यामत नहीं आ जाएगी। तो उसके रद्द अमल में शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, ये देखें और उसके बाद ब्रेक लेते हैं। जब से मुल्क आजाद हुआ है 7 मरतबा हिंदुस्तान सलामती काउंसिल का मेंबर रहा है नॉन परमानेंट, और 7 मरतबा ही पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का। अब हिंदुस्तान फिर कोशिश कर रहा है बनने की, बन जाएगा। उन्होंने 2011 में उसका फैसला कर लिया था, जैसे पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है 8वीं मरतबा कि हमने 25-26 के स्लॉट के लिए हमने ऑलरेडी अपना फैसला सुना दिया है, और उसके लिए हम कैंपेन कर रहे हैं, जिसका इलेक्शन 2024 में होना है। तो ये एक रोटेशनल ग्रुप्स की होती है, उसमें वो भी होते हैं, हम भी होते हैं, तो परमानेंट मेंबरशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोग्राम का रिव्यू में एक दफा फिर खुश आमदीद। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख सेक्टर में जो कशीदगी हुई 15 जून को, दोनों इतराफ से वहां पे फौजियों की हिलाकत हुई। उसके बाद भारत के अंदर अच्छा खासा चीज पे शोर पड़ा कि शायद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने कुछ सरेंडर कर दिया और चीन के कुछ ऐसे इलाकों पे कब्जा कर लिया। इसके ऊपर वहां पे एक अब अच्छी खासी कैंपेन शुरू हो चुकी है। कामरान, ये इशू है क्या, ये जो पाकिस्तान और कश्मीर का तो मसला जो है वो इंडिया के साथ वो पूरी दुनिया को पता है, ये जो लद्दाख सेक्टर है ये इतना एक्टिव नहीं रहा। और एक बात हमेशा माजी में मिसाल दी जाती थी कि भारत और चीन के दरमियान भी सरहदी तनाज़ा है, इसके बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन $100 अरब की उनके सालाना तजारत उनके दरमियान होती है। ये मसला है क्या, अब अचानक से ये क्यों सामने आ गया, ये इसके पीछे क्या मुहरकात है? अच्छा, इसका जो भी इशू होता है ना, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत और पाकिस्तान का तनाज़ा कश्मीर के ऊपर रहा और हमें उसका बैकग्राउंड भी पता है। दो कि यही सरहदी तनाज़ा भारत और चीन के दरमियान भी है, लेकिन क्योंकि उन्होंने सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स 1962 में जरूर जंग हुई, लेकिन सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स की वजह से वहां पर बहुत इस तरह के कम वाकयात हुए जो अभी वाकया हुआ इसको छोड़ करके, तो इसलिए हमें ज्यादा वो लाइमलाइट में नहीं आता। लेकिन लोगों को समझाने के लिए जब तक आपको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा उस वक्त तक जो है ना पता नहीं चलेगा कि इशू है क्या। बुनियादी तौर पर ये चीन और जो भारत के दरमियान कुछ 3400 किलोमीटर की लंबी सरहद है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं, मतलब ये परमानेंट बॉर्डर नहीं है। इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ये इसका आगाज हुआ 1914 में। 1914 में जब इंडिया में और ज़ाहिर पाकिस्तान भी उसमें शामिल था, ब्रिटिश जो है उनकी हुकूमत थी। 1914 में शिमला में एक मुज़ाकरात हुए बरतानिया, चीन और तिब्बत ज़ाहिर है उस वक्त एक आज़ाद इलाका तस्वर किया जाता था, और शिमला में ये मुज़ाकरात हुए। उसका जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि एक मुआहदा किया जाए जिसके ज़रिए चीन जो है वो तिब्बत को एक खुद मुख्तार जो इलाका है डिक्लेयर करेगा, लेकिन वो चाइना के अंडर ही रहेगा, और उसके साथ ही फिर चीन और जो ब्रिटिश इंडिया है उसके दरमियान जो बाउंड्री है उसका तयन भी हो जाएगा। लेकिन चीन ने उस मुआहदे को नहीं माना।
लेकिन ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत ने आपस में एक बाहमी मुआहदा कर लिया और उसके नतीजे में एक मैकमोहन लाइन जिसे कहते हैं, क्योंकि एक कर्नल हेनरी मैकमोहन थे जिन्होंने एक बॉर्डर ड्रॉ किया था बिटवीन ब्रिटिश इंडिया और चीन, और वो मैकमोहन लाइन जो है उसको भारत जो है हमेशा से इंटरनेशनल बॉर्डर तस्वर करता है, लेकिन चीन ने कभी इसको तस्लीम नहीं किया। 1949 में जब अवामी जमहूरिया चीन का कयाम माओ तुंग ने रखा तो उसी वक्त से ये तनाज़ा भारत के साथ उनका शुरू हुआ और ये कल्मिनेट हुआ 1962 में, जो भारत और चीन के दरमियान जंग हुई और एक कहते हैं कि तारीख जानती है कि बहुत ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई भारत को, क्योंकि मैकमोहन लाइन को क्रॉस किया चीन ने, क्योंकि चीन उसको मानता नहीं था और बहुत से इलाकों पर खास करके अक्साई चीन पर भी उन्होंने अपना कंट्रोल संभाला। और जब वो सीज फायर हुई तो जो सीज फायर लाइन थी उसे फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो ये तो है बुनियादी तौर पर इसका कॉन्टेक्स्ट। और अब आप पूछेंगे कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि अभी तनाजा क्यों चल रहा है अचानक से। 5 मई से जो मामला शुरू हुए वहां पे तो लग ही रहा था कि चीजें इनकी काफी हद तक जो वो कंट्रोल में आ गई हैं। दोनों इतराफ से राब्ता किया गया और दोनों ने कहा जी कि हम बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। फिर ये 15 जून को अचानक फिर इनके दरमियान वहां पे कशीदगी होती है और 45 साल में पहली दफा वहां पे मेरे ख्याल गालबन 20 भारतीय जो फौजी हैं वो मारे गए हैं और गालबन 3 जो है चाइनीज सोल्जर्स उनकी। लेकिन चीन की तरफ से आपको पता है उनकी पॉलिसी है, वो एक्नॉलेज नहीं करते, सरकारी तौर पर उसकी कोई तस्दीक नहीं है। अब ये जो वाकया है ये किस हद तक इंपॉर्टेंट है? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, इसका मतलब है कि मामला क्या वाकई सीरियस है या आप ये समझते हैं कि ये माजी की तरह अब ये चीज रुक जाएगी और भारत जो है वो अपनी जो उनका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां तक महदूद रहेगा और चीन भी आगे नहीं बढ़ेगा? देखें, इसकी सीरियसनेस का अंदाजा तो ये लगाएं कि लास्ट टाइम 1975 में 4 भारतीय फौजी मारे गए थे जो कोई एम्बुश हुआ था। उसके बाद से वहां पर कंप्लीट खामोशी थी और एक तो जो इनके एग्रीमेंट्स हैं, CBMs हैं, अनलाइक पाकिस्तान भारत, उनके दरमियान एक मुआहदा है कि वहां पर कोई भी जो इनकी पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, एक तो वो वेपन्स लेके नहीं जा सकती, वहां पे गोली नहीं चल सकती, वहां पे आर्टिलरी फायर नहीं हो सकता, वो इसलिए ताकि इनके दरमियान झगड़ा ना हो। लेकिन जो अभी जो सूरत हाल है, इशू क्या है, जो मैंने पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताया कि 5 मई को जो कुछ हुआ वो पेंगोंग लेक जो लद्दाख के इलाके में वाक़या है, अगेन वो एक मुतनाज़ा इलाका है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। वो झगड़ा इसलिए हुआ कि चीन का ये मौक़िफ़ है कि जो उनकी पेट्रोलिंग पार्टी है भारत की, वो उनके इलाके में घुस आई है और इंडिया ये कहता है नहीं जी कि हम अपने इलाके में थे, चीन यहां पे आ गया है, वो उस वजह से लड़ाई। उसके बाद एक बिल्डअप हुआ। अब ये 3 जो इलाकों में ज्यादा टेंशन थी, एक पेंगोंग लेक, एक उनका इलाका है गालवान वैली और तीसरा है वो हॉट स्प्रिंग। जो अभी जो 15 जून को जो वाकया हुआ है वो हुआ है गालवान वैली में, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि 6 जून को जो कोर कमांडर्स लेवल पे इनकी मुलाकात हुई उसमें वो कहते हैं जी तय पाया कि जी डिसएंगेज करेंगे, पुरानी पोजीशंस पे वापस जाएंगे। जब भारत वो कहते हैं कि उनका कमांडिंग ऑफिसर कर्नल लेवल का अपने फौजी लेकर के उस मुआहदे पर अमल दरामद करवाने गया तो वहां पर झगड़ा हुआ, क्योंकि भारत का ये मौकफ है कि वो जो चीनी फौजी वहां पे जिन्होंने टेंट भी बना लिए थे वो भारत की टेरिटरी पे थे। चीन इसको डिस्प्यूट करता है, वहां पे झगड़ा हुआ जिसके नतीजे में ये 20 उनके फौजी मारे गए, एक कर्नल और कई लोग जो है चीन की कस्टडी में थे जो बाद में उनको छोड़ दिया गया। इसका कश्मीर का जो डिस्प्यूट है जिसकी तरफ हमारे इसमें एज अ पाकिस्तान हमारा एक इंटरेस्ट होता है, आप ये समझते हैं कि जो वहां पे टेंशन है इसका पाकिस्तान को कोई फायदा हो सकता है? हम खुद तो हमारी जो खारजा पॉलिसी इस हद तक कामयाब नहीं हो सकी कि भारत ने जो एनेक्सेशन की है इलीगल कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, उसके ऊपर को हम कोई रिएक्ट कर सके स्ट्रांगली, सिवाय हम बयान तक महदूद है। इसके ऊपर सबसे पहले एक चीज अभी तय होना बाकी है। रीजन ये है कि अभी जो डिबेट चल रही है, चीन का ये मौकफ रहा है कि ये तनाजा शुरू किया हुआ। चीन कहता है कि हम अपने इलाके में मौजूद थे, ये भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफवर्जी की हमारे इलाके में है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं भारत के अंदर, जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो तस्वर करते हैं कि चीन ने चंद हफ्तों के अंदर बहुत सा जो इलाका पहले भारत के जेर कंट्रोल था उस पर अब कब्जा कर लिया है। अब जो इसके अंदर सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आपने जिक्र किया, जो कल उन्होंने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, अब लोगों का ये ख्याल था कि तमाम अपोजिशन को बुलाया है तो वो कुछ ऐसा ऐलान करेंगे कि जो बदला लेंगे चीन से। अब उन्होंने जब हैरान और परेशान कर दिया जब उन्होंने ये कहा कि चीन इस वक्त भारत का जितना भी जो इलाका है 1 इंच भी जो है चीन के कब्जे में नहीं है। उस पर इतना सख्त रद्द-ए-अमल आया है कि इस वक्त आज ये हैशटैग जो है मोदी सरेंडर्स टू चाइना टॉप ट्रेंड कर रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी इसलिए
कि इन अ वे मोदी ने सरेंडर कर दिया है कि जो करंट स्टेटस को चीन ने अब बना दिया है, गालवान वैली में जिस पॉइंट पर वो आ गए हैं कि जो एक स्ट्रेटेजिक रोड है अब उसको वो इफेक्टिवली मॉनिटर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत ने ये स्टेटस को मान लिया है। नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी और डिप्लोमेटिकली वो उनको पीछे धकेल सके। उसका सबसे अच्छा जवाब ये था कि खामोशी इख्तियार करो, लेकिन जो भारत की फौज के अंदर जो इतलात आ रही हैं वो बहुत ज्यादा वहां पर गम गुस्सा है कि हमारे फौजी मारे गए इस सारे वाकये में, चीन हमारे इलाके में आया और हमारा वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि चीन ने हमारे इलाके पर कब्जा नहीं किया। और आखिर में जो कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, ये खुद चीन जो है वो बड़ी नबी तुली डिप्लोमेसी करता है, आपको पता है, वो बज़ाहिर कहता नहीं है, लेकिन जो उनके चीन के कमेंटेटर्स हैं, चीन के जो स्टेट मीडिया है, वो इसका डायरेक्ट ताल्लुक जोड़ रहा है 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने कश्मीर में किया कि अगर आप एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनाएंगे तो फिर हमारे पास भी ऑप्शंस हैं। और दूसरा जो सी पैक को टारगेट कर रहे थे, अब इफेक्टिवली जो चीन ने नया स्टेटस को बनाया है, भारत के ऊपर एक चेक लगा दिया है कि अगर आप सी पैक को गिलगित बल्तिस्तान को टारगेट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है। आज हम गालवान वैली में हैं तो कल हम लद्दाख भी आपसे ले सकते हैं, कल हम कश्मीर तक भी पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान की एक क्विक जो कमेंट है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का इशू, मेरा ख्याल है यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते नहीं, पाकिस्तान का वो जानना इसलिए जरूरी है कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस हवाले से क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। एक आध बयान सामने आया है, मेरे ख्याल में जो मेरी इत्तला है कि चीन ने खुद पाकिस्तान को ये कहा है कि आप इस मामले पे ज्यादा खामोशी इख्तियार करें, हम जो काम करें हमें करने दें, क्योंकि ये ना हो कि अगर आप बयान करेंगे तो फिर भारत जो है अपनी तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ लेगा। तो बाय डिजाइन जो है पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इस इशू को मॉनिटर और ऑब्जर्व जरूर कर रहा है, लेकिन इस पर कुछ कह नहीं रहा। नाज़िम, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं इंडिया और चीन के दरमियान जो कशीदगी जारी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का बयान है कि चीन ने किसी भी उनके इलाके पर कब्जा नहीं किया, बावजूद इसके कि जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चीन ने काफी ज्यादा पेशकदमी की और एक नया स्टेटस को बना दिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमर चीमा साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, भारतीय चैनल्स पर आपको अक्सर नजर आते हैं, अपना यूट्यूब भी उनका चैनल है। तो चीमा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। बड़ा सीधा सा आपसे सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि जो मोदी सरकार है और खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क्या चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं जो कुछ हुआ है गुज़श्ता चंद दिनों में? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट चीज समझने की वो ये है कि जैसे ही ये वाकया हुआ कि इनकी तकरीबन 3 इनकी डेथ हुई है, कर्नल बाबू जो कि 16 विहार यूनिट के हैं, तो तकरीबन 24 से 28 घंटे लगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को और डिफेंस मिनिस्टर को स्टेटमेंट देने में। जब जो उनके ऊपर तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान की दफा तो आप सारा मुल्क और सारा मीडिया जो है वो बोलने शुरू कर देता है एक बात, और जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई भी उन्होंने और उस कॉन्फ्रेंस का जो कंक्लूजन दिया वो ये कि जी किसी ने हमारी टेरिटरी में इंट्रूजन की नहीं है, उससे और प्रेशर बढ़ा और अपोजिशन ने कहा था ये तो झूठ बोल रहे हैं। और आज फिर क्लैरिफिकेशन इंडियन प्राइम मिनिस्टर की आ गई है। जो मेरी इत्तलात है कामरान साहब वो ये है कि जो इंडियन बिजनेस लॉबी है उसने बेसिकली प्रेशराइज किया है बीजेपी लेड गवर्नमेंट को कि आप किसी किस्म की कोई इंप्लीमेंटरी स्टेटमेंट दे दें, क्योंकि इसकी वजह से जो इंडियंस का पैसा चीनी स्टॉक एक्सचेंज में लगा हुआ है और जो बायलैटरल ट्रेड है वो बहुत ज्यादा मुतासर होने का खतरा है, और कोविड-19 के बाद हम हो भी नहीं, इसको देख भी नहीं सकेंगे। तो इसका मतलब है चीमा साहब ये फायदा हुआ ना कि आपकी अगर इंटरडिपेंडेंसीज हों तो ये एडवांटेज होता है, लेकिन कतई नजर बिजनेस लॉबीज के हवाले से आप क्लोजली इंडियन मिलिट्री को देखते भी हैं, आप नहीं समझते कि इंडिया जानता है कि मिलिटरीली वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता चाइना को, तो इसीलिए खामोशी में ही मेरे ख्याल में उनकी बेहतरी है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कामरान साहब। पहली बात तो यह है कि सारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी और इंडियन रिटायर्ड जनरल ये कह रहे हैं कि मोदी साहब ने नेशनल सिक्योरिटी को पॉलिटिसाइज कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चीनियों ने बगैर कोई गोली चलाए 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मोरल डाउन कर दिया है, ये और उनके लिए तकलीफ दे है। और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हमारे सोल्जर्स तो वेपनाइज थे, जबकि वहां पे जो जीओजी 14 लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह हैं। चीमा साहब ये कमेंटेटर है चाइना में,
उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसको कहा जा रहा है कि जो एक चीन का स्टाइल है कि थ्रू अपने जो उनके होते हैं मुख्तलिफ उनके लोग उनके जरिए अपना पैगाम देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटा तो एक वॉर भी हो सकती है, और अगर हम इंडियन लॉजिक के ऊपर जाएं तो फिर जो चाइनीज फोर्सेस हैं वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी दाखिल हो सकती हैं। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल यह है कि इस वक्त जो चीनियों की और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की आपस में जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हुई है, आपको पता है कि ISA हेडक्वार्टर्स में भी सारे सर्विसेज चीफ गए थे, वो इसमें यही है कि पाकिस्तान इसमें अपनी एक साइलेंस शो करेगा ताकि ये इंडिया चाइना मसला रहे। आज आपको पता है कि इंडियन से क्या कहा है, इन्होंने कहा थी कि LOC के ऊपर पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर दी है और वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। तो मेरा ख्याल है कि जो चीनी है वो कोशिश करेंगे इसको हम पाकिस्तान में के ट्रेन में ना लेके जाए, सिर्फ इंडिया चाइना मामला रहे, और इसीलिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल और सिविल मिलिट्री लीडरशिप बिल्कुल खामोश है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट देखने की वो ये है कि वो जो नेशनल कॉन्फिडेंस मोदी साहब एंजॉय करते थे, जो इंडियन डियास्पोरा को एक्टिवेट किया था, वो जो इन्होंने इंडिया के अंदर अस वर्सेस देम हिंदुओं मुसलमानों में तकसीम कर दी, इवन के कांग्रेस को भी ट्रेटर और एंटी नेशनल कहा जाता था, तो सारा कॉन्फिडेंस एकदम नीचे गिर चले मीडिया। कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और आपने शुरू में भी वो जिक्र किया कि जो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, वो उसको जिस तरह का पैगाम किया उनकी साइकी पर बहुत एक गहरा असर छोड़ा है। बल्कि शेखर गुप्ता बड़े मशहूर वहां पे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खुद एक ट्वीट किया कि 1962 की जब जंग हुई तो उनकी उम्र थी 5 साल, और जो ट्रॉमा वो कहते हैं कि चीन जिस तरीके से डिफीट किया भारत को, उसको 40-50 साल लगे उन जैसी जनरेशन को उसको भुलाने में। और अब ये जो वाकया हुआ है 15 जून को गालवान वैली में, जिस तरीके से 20 भारतीय फौजी मारे गए हैं और जिस तरीके से चीन ने अपने आप को असर्ट किया है, उनका यह कहना है कि ये अगले 30-40 साल और लगेंगे कि जो भारत के अवाम है उनको उस एक ट्रॉमे से बाहर आने में। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा एक साइकोलॉजिकल डेंट चीन ने इस वक्त डाला है। बहरहाल इस पर आइंदा आने वाले दिनों में जरूर बात करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।